स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वी मे कम सडनली वन नाइट। 2016 में एक फेल्ड कू अटेम्प्ट के बाद जब टर्की ने नदन सीरिया में 3 मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च किए थे, तब से टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान बार बार इस स्टेटमेंट को रिपीट किया करते थे और इस मंथ ये वार्निंग रियलिटी में तब्दील हो गई। ये खबर तो अब तक आप सुन ही चुके होंगे। ईरान, सऊदी अरेबिया और कतार में चल रहे उथल पुथल काफी नहीं थी कि मिडिल ईस्ट में एक और नई क्राइसिस दस्तक दे चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टर्की और सीरिया के कुर्दिश रीजन्स में चल रहे घमासान युद्ध की। यहाँ टर्की और सीरियन कुर्दिश फोर्सेस एक दूसरे के अगेंस्ट लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रही हैं। इस क्राइसिस की इंटेंसिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। टर्की और कुर्दिश मिलिशियाज की एयर स्ट्राइक्स थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। टर्की नदन सीरिया से इन फोर्सेस को खत्म करना चाहता है। वहीं दूसरी ओर यूएसए काफी लंबे समय से इस रीजन में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के अम्ब्रेला के अंडर कुर्दिश फाइटर्स को सपोर्ट करता रहा है। तो क्या इस अटैक के बाद यूएस कुर्दिश फोर्सेस में डिफेंस में मिडिल ईस्ट में वापस आने वाला है? ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि 10 साल लंबे कॉन्फ्लिक्ट के तले कुचले जा रहे सीरिया में फॉरेन पावर्स का ये पावर प्ले आखिर कब तक चलने वाला है? दोस्तों, आज दुनिया के हर कोने में अलग अलग क्राइसिस चल रही है जिनसे निकल पाना दुनिया के हर देश के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। ऐसे में टर्की इस अटैक को क्यों लॉन्च कर रहा है? क्या उसके पीछे कोई सेल्फिश मोटिव है? और क्या इस क्राइसिस के पीछे किसी एक्सटर्नल पावर का भी हाथ है? क्या ये क्राइसिस इस रीजन में किसी एक्सटर्नल पावर के ग्रैंड इन्वेजन का इशारा कर रही है? इस बीच ये खबर भी आई कि टर्की और सीरिया की ये लड़ाई फिनलैंड और स्वीडन का नेटो के साथ जुड़ने का सपना चकनाचूर कर सकती है। वो क्यों और कैसे? आज की वीडियो में हम इस क्राइसिस की सभी लिंकेजेस और पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करेंगे। इस वॉर में किस फैक्शन को कौन सी साइड सपोर्ट कर रही है, किसके क्या इंटरेस्ट एंड नैरेटिव्स हैं एंड इसका क्या आउटकम हो सकता है। इस वीडियो में हम इस पूरे वॉर की ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसको शुरू करने से पहले आपको बता दें कि वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन और GS इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कभी यूपीएससी के एग्जाम से नजदीकियां रही हैं तो आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि यूपीएससी CSE की तैयारी सिर्फ एक एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं बल्कि एक लाइफ स्टाइल है। पर आप सोच रहे होंगे, सर की तैयारी तो हम सब भी करना चाहते हैं, पर हमारे सपनों के पंखों को इस एग्जाम की तैयारी की महंगी फीस काट देती है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये पंखों के काटे जाने की कहानी आखिरी साल तक थी, क्योंकि स्टडी IQ ने आपकी इस तैयारी को नए पंख देने का प्रण लिया है। क्योंकि स्टडी IQ आपके लिए सुपर लर्निंग डे सेल्स लेकर आया है, जिसके अंतर्गत आप इस देश के सबसे बेहतरीन यूपीएससी फाउंडेशनल बैचेस को मात्र 17,499 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इसकी स्टार्टिंग 30 नवंबर मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। इन फाउंडेशनल बैचेस में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और फाउंडेशनल बैचेस के अलावा दोस्तों, ऑप्शनल सब्जेक्ट के बैचेस भी सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर आपने या आपके किसी भी जानने वाले दोस्त ने या फिर भाई बहन ने यूपीएससी का सपना देखा है तो सपने को पंख देने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इस करंट क्राइसिस की शुरुआत होती है 13 नवंबर को। टर्की के इस्तांबुल शहर के सेंट्रल रीजन में एक डेडली बॉम्ब अटैक देखने को मिला। इसमें 6 लोग मारे गए और लगभग 80 लोग इंजर्ड हुए। प्रेसिडेंट एर्दोगान का कहना था कि इस अटैक से टेररिज्म की बू आ रही है और इसके परपेट्रेटर्स बचने नहीं वाले हैं। खैर, इतना कहकर वो G20 समिट के लिए रवाना हो गए, किंतु उसके रिस्पॉन्स में टर्की ने लास्ट वीक इराक और सीरिया में अपना क्लॉ स्वॉर्ड मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। इसके अंतर्गत उन्होंने नदन सीरिया में मौजूद 500 कुर्दिश बेसेस को टारगेट किया है। यहाँ सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि टर्की ने कुर्दिश मिलिशियाज द्वारा कंट्रोल्ड रीजन में एक ऑयल फील्ड पर भी अटैक किया है, जिसमें लगभग 15 सिविलियंस और 25 कुर्दिश मिलिशियाज मारे गए। टर्की के द्वारा यूएस बॉम्ब ब्लास्ट का ब्लेम कुर्दिश सेपरेटिस्ट ग्रुप्स PKK और YPG पर डाला गया है, किंतु इन दोनों ही ग्रुप्स ने इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट को साफ डिनाई कर दिया है। दोस्तों, PKK कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को कहते हैं और YPG उनके सीरियन एफिलिएट सीरियन पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट को कहा जाता है। हालांकि टर्की, द यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन PKK को एक टेररिस्ट ग्रुप कंसिडर करते हैं, लेकिन ये सभी YPG को लेकर बटे हुए हैं।
असल में 2016 में वाईपीजी ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट यूएस फोर्सेस को सपोर्ट किया था, इसीलिए यूएसए वाईपीजी को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। तीन कुर्दिश ग्रुप्स को सीरिया में इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए वेपन्स, मनी और ट्रूप्स का सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में रीजनल डायनामिक्स बदलने के कारण टर्किश एक्टर्स के अगेंस्ट टर्की और यूएसए के अप्रोच में काफी बदलाव देखे गए हैं। इस दौरान टर्की ने कुर्दिश प्लेयर्स के साथ पीसफुल अप्रोचमेंट के बजाय एक हार्ड रिप्रेशन का रास्ता चुना है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स जो पहले कुर्दिश नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट एक हैंड्स ऑफ पॉलिसी अपनाता था, उन्होंने सीरियन कुर्द्स के साथ एक एड हॉक एंगेजमेंट का रास्ता चुना है। और ऐसा उन्होंने इस रीजन से इस्लामिक स्टेट को इरेडिकेट करने के लिए किया है, क्योंकि यूएसए सीरिया में एक रिलायबल अलाई ढूंढ रहा है और इसीलिए वो उन ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। लेकिन यूएसए और कुर्दिश ग्रुप की ये दोस्ती टर्की की नजरों में हमेशा खटकती रही है, इसलिए टर्की इन सभी को टेररिस्ट ग्रुप कहकर बुलाता है। पिछले कई महीनों से टर्की नदन सीरिया में वाईपीजी के अगेंस्ट एक ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने के सिग्नल दे रहा है। वो वाईपीजी को टर्की सीरिया बॉर्डर से जड़ से खत्म करना चाहता था और इस अटैक के बाद उसको अपना ऑफेंसिव लॉन्च करने का चांस मिल गया। टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान ने तो ये तक कह दिया कि ये ऑपरेशंस तो सिर्फ एक शुरुआत है, जब भी उनको कन्वीनियंट लगा वो यहाँ एक फुल स्केल लैंड इन्वेजन भी कर सकते हैं। एर्दोगान का कहना है कि वो आज अपने सदर्न बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऊपर से इसी बीच खबर ये भी आई कि सीरिया में यूएसए के बेसिस भी इन अटैक्स का शिकार हुए हैं। इन अटैक से कुल 2 दिन पहले यूएसए ने टर्की के इन एक्टर्स के अगेंस्ट अपना कंसर्न जाहिर किया था। वहीं टर्की ने यूएसए को कहा कि वो सीरियन कुर्दिश फोर्सेस का सपोर्ट ना करे, क्योंकि उनके मुताबिक ये फोर्सेस आउटलॉड कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की एक विंग है। दोस्तों, अगर इस कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉज की बात करें तो एथनिक कुर्दिश ग्रुप का फ्रीडम और ऑटोनॉमी इसका मेजर कारण है। ये एथनिक ग्रुप अपने फ्रीडम के लिए कई सालों से लड़ते आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज अपनी 35 मिलियन की पॉपुलेशन के साथ कुर्द्स मिडिल ईस्ट के 4th लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है। ये इस्लाम के सुन्नी सेक्ट को फॉलो करते हैं और कुर्दिश लैंग्वेज बोलते हैं। ये कम्युनिटी हिस्टोरिकली जरगोस माउंटेन्स के अराउंड टर्की, सीरिया, इराक, ईरान और सदर्न कॉकेशियस के कुछ हिस्सों में रहती आ रही है। इस रीजन को ये लोग अपना होम कुर्दिस्तान कहकर बुलाते हैं। ये लोग कई दशकों से यहाँ अपना एक सेपरेट होमलैंड की डिमांड कर रहे हैं। इराकी कुर्दिस्तान जो नदन इराक में एक सेमी ऑटोनॉमस रीजन है, यहाँ 5 मिलियन कुर्द लोग रहते हैं। इसको कुर्दिस्तान का सबसे क्लोजेट प्रोटोटाइप बताया जाता है। कुर्दिश पीपल सदर्न एंड ईस्टर्न टर्की, नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया, नॉर्थ वेस्टर्न ईरान में एक माइनॉरिटी पॉपुलेशन फॉर्म करते हैं। टर्की की 79 मिलियन की पॉपुलेशन का 1/5 पोर्शन कुर्द ही फॉर्म करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक सिंगल एथनिक कम्युनिटी इतने सारे देशों में कैसे बढ़ गई। तो दोस्तों, एशिया का कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो और उसमें वेस्टर्न पावर्स का कनेक्शन ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इस केस की कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। असल में जैसा कि हम जानते हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के खत्म होने के बाद ऑटोमन एम्पायर का विघटन हो गया। इस वॉर में तुर्क्स के अगेंस्ट लड़ रही वेस्टर्न पावर्स ने कुर्द्स के सपोर्ट के बदले उनको सेपरेट होमलैंड का लालच दिया। 1920 में वर्ल्ड वॉर 1 की विक्टोरियस पावर्स ट्रीटी ऑफ सेवर्स के तहत कुर्दिश ग्रुप्स को एक इंडिपेंडेंट कुर्द स्टेट देने का वादा करती हैं। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि वेस्टर्न पावर्स का कोई भी प्रॉमिस अपने मुकाम तक नहीं पहुंचता है। इस केस में भी वही हुआ। ये ट्रीटी जल्द ही रिजेक्ट कर दी गई। 1923 में ट्रीटी ऑफ सेवर्स को रिप्लेस करके ट्रीटी ऑफ लॉसाने को लाया गया। इस ट्रीटी के तहत मॉडर्न टर्की की बाउंड्रीज डिमार्केट की गई। इसमें कुर्द्स के एक ऑटोनॉमस स्टेट की डिमांड रिजेक्ट कर दी गई। इसी के तहत कुर्दिश रीजन को टर्की, इराक और सीरिया की बाउंड्रीज के तहत बांट दिया गया और यहीं से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट ने जन्म लिया। आज इन रीजन्स में कुर्दिश सेपरेटिस्ट स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ अपनी ऑटोनॉमी के लिए लड़ रहे हैं। इतिहास में समय समय पर इन ग्रुप्स ने अपने होमलैंड की डिमांड को रेस किया है, किंतु हर बार इनको कुचल दिया गया। 1978 में अब्दुल्ला ओकलन ने पीकेके यानी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को एस्टैब्लिश किया और ये तभी से टर्की के अगेंस्ट रेबल करती आ रही हैं। इनके इस कॉन्फ्लिक्ट में अब तक 40,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये टर्किश अथॉरिटी से टर्की में रह रही कुर्दिश कम्युनिटी के लिए कल्चरल और पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड करते हैं, किंतु बहुत से एफर्ट्स के बावजूद ये आज तक भी किसी नेगोशिएशन पर स्टिक नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कुर्दिश क्वेश्चन 1923 से ही टर्की के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर उभरा है। टर्की के फाउंडिंग फादर्स उसको यूरोपियन कंट्रीज के जैसा नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। वो इसमें सेकुलरिज्म और सोवरेनिटी के प्रिंसिपल्स के अंतर्गत इक्वल सिटीजनशिप और कॉमन आइडेंटिटी को प्रमोट करना चाहते थे। उनका कहना था कि टर्की के बॉर्डर्स के अंदर रह रहे सिटीजन्स सब तुर्क्स कहलाएंगे और एथनिक माइनॉरिटीज को भी तुर्किशनेस को एक कॉमन आइडेंटिटी के रूप में स्वीकार करना होगा। किंतु दोस्तों, ये तो केवल एक विजन था, लेकिन ये कभी पूरा नहीं हो पाया। दोस्तों, टर्की में प्रेसिडेंट एर्दोगान के आने के बाद कुर्दिश ग्रुप के अगेंस्ट
पॉपुलर डिस्कॉन्टेंट और भी ज्यादा बढ़ा है। पिछले 20 सालों में उन्होंने और उनकी पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी यानी एकेपी ने कुर्दिश क्वेश्चन को हमेशा अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज किया है। वो कुर्द्स के साथ पीस या नेशनल सिक्योरिटी के लिए आइडियोलॉजिकली कमिटेड नहीं है। अपने टेन्योर की शुरुआत में एर्दोगान ईयू को ज्वाइन करना चाहते थे और इसके लिए उनको कुर्द्स के सपोर्ट की जरूरत थी। इसीलिए उस समय उन्होंने कुर्द्स के लिए बहुत से रिफॉर्म पैकेजेस इंट्रोड्यूस किए। हालांकि एकेपी के ये रिफॉर्म्स ईयू के एक्सेशन प्रोसेस का हिस्सा थे और साथ ही ये उनकी पॉलिटिक्स में मिलिट्री का इन्फ्लुएंस कंट्रोल करना चाहते थे। इनडायरेक्टली ही सही, किंतु इन स्टेप्स ने टर्की की कुर्दिश पॉपुलेशन की लिविंग कंडीशंस को काफी हद तक इंप्रूव किया। एकेपी के इन रिफॉर्म्स की वजह से कुर्द्स उनको एक इंक्लूसिव पार्टी मानने लगे। जनवरी 2013 में प्राइम मिनिस्टर एर्दोगान और पीकेके के लीडर अब्दुल्ला ओकलन ने आपसी वायलेंस को खत्म करने के लिए एक पीस प्रोसेस की तैयारी की, लेकिन कुल 2 ही साल के अंदर अंदर ये नेगोशिएशंस फेल हो गई। हुआ यूं कि प्रो कुर्दिश पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीज यानी एचडीपी ने जून 2015 में एक इलेक्शंस में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के बजाय एक सिंगल पार्टी की तरह कॉन्टेस्ट किया, किंतु एकेपी चाहती थी कि एचडीपी अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करे ताकि एकेपी कुर्दिश डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा सीट्स गेन कर सके। इसका मतलब था कि पार्लियामेंट में एचडीपी के कम डेप्यूटीज होंगे और एकेपी के सिंगल पार्टी गवर्नमेंट का रुतबा बना रहेगा। एर्दोगान का कहना था कि यदि कुर्द्स इस पीस प्रोसेस को इंश्योर करना चाहते हैं तो उनको इलेक्शंस में एकेपी की विक्ट्री को इंश्योर करना होगा। वहीं दूसरी ओर एचडीपी का कहना था कि पीस प्रोसेस तभी सक्सेसफुल होगा जब एकेपी एचडीपी को एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल एक्टर मानने के लिए तैयार होगा। कैरी टसल छोटा रहा और 2015 के इलेक्शंस में एचडीपी ने पार्लियामेंट में 10% से ज्यादा इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन गेन की। एचडीपी की सक्सेस से पार्लियामेंट का कॉम्पोजिशन चेंज हो गया और एकेपी ने 2002 में पावर में आने के बाद पहली बार अपनी मेजोरिटी लूज की। इसके बाद टर्किश सिक्योरिटी फोर्सेस और पीकेके के बीच क्लासेस फिर से बढ़ने शुरू हो गए और आखिरकार ये पीस प्रोसेस फेल हुई। इसके बाद से एर्दोगान ने इस इशू पर एक नेशनलिस्ट और मिलिटरिस्ट अप्रोच को चुना। 2016 में एर्दोगान के ऊपर एक कू का अटेम्प्ट भी हुआ और यहीं से टर्की की एक ज्यादा असर्टिव और इंटरवेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी की शुरुआत हुई। इसके रिस्पॉन्स में उन्होंने कू के कॉन्स्पिरेटर्स पर एक ब्रूटल क्रैकडाउन किया। इसके बाद से साउथ ईस्टर्न टर्की में पीकेके के मिलिशियास पर एयर स्ट्राइक्स और भी ज्यादा वायलेंट हो गई। इसी बीच इस्लामिक स्टेट के द्वारा हुई बॉम्बिंग के दौरान 2 साल लंबी सीज फायर कोलैप्स कर गई और तभी से उन्होंने सीरिया में वाईपीजी और इस्लामिक स्टेट के ऊपर भी मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च करने शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने सीरिया के जरबलुस में ट्रूप्स सेंड किए। यहाँ वो आईएसआईएस के टारगेट्स को अटैक करने के साथ साथ पीकेके को भी वार्न करना चाहते थे। कुर्दिश पॉलिटिकल मूवमेंट को कुचलने का हर पॉसिबल मेथड ट्राई किया गया। पीकेके और बाकी सभी नॉन वायलेंट पॉलिटिकल एक्टर्स के बीच की लाइंस ब्लर हो गईं। एचडीपी के लीडर्स और मेयर्स को अरेस्ट किया गया। उनको टर्किश स्टेट मीडिया में डिमोनाइज किया गया। यहाँ कई स्कॉलर्स कहते हैं कि 2015 के इलेक्शंस के बाद एर्दोगान अपनी रिफॉर्मिस्ट एनर्जी को भूल गए, किंतु दूसरे स्कॉलर्स का कहना है कि पहले कुर्दिश पीस प्रोसेस को लेकर आना और बाद में एर्दोगान द्वारा उनको अबैंडन करना दोनों एक ही स्ट्रेटजी का पार्ट थे और दोनों का मकसद था एर्दोगान की पावर का कंसोलिडेशन। टर्की ने ऐसे ही ऑफेंसिव्स 2018 और 2019 में भी लॉन्च किए थे। पिछले 6 सालों में उनका ये मिलिट्री ऑपरेशन उनके द्वारा ऑक्युपाइड 3 एनक्लेव्स में रह रहे 2 मिलियन सीरियंस की सिक्योरिटी और सिविलियन लाइफ के हर स्फीयर को शेप कर रहा है। ओटोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद किसी अरब स्टेट में टर्की का ये सबसे बड़ा फुटप्रिंट है और आज जब प्रेसिडेंट एर्दोगान अपने इस नए ऑफेंसिव के साथ इस रीजन में अपना कंट्रोल एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं, ऐसे में उनका फुटप्रिंट और भी ज्यादा एक्सपैंड हो सकता है। यहाँ पर टर्की का प्राइम मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है कुर्दिश मिलिशियास को वीकन करना, उनको इतना वीकन कर देना कि वो हथियार डालने पर मजबूर हो जाएं। तो अगर एक लार्जर पिक्चर को देखें तो डोमेस्टिक फ्रंट पर इसने टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान और उनकी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी यानी जेडीपी को उनकी पावर प्रिजर्व करने में बहुत मदद की है। अपने मिलिट्री ऑपरेशंस का फायदा उठाते हुए एर्दोगान ने अपनी नेशनलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज को टारगेट किया। उन्होंने अपने हर सिग्निफिकेंट इलेक्शन से पहले इस नेशनलिज्म के कार्ड को यूज करते हुए अपनी सीट्स को सिक्योर किया। फॉरेन पॉलिसी की टर्म्स में टर्की के मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से यूएसए टर्की के बायलैटरल डायनामिक्स हमेशा बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। टर्की के द्वारा अपने यहाँ रशियन S-400 मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय करना आज भी यूएसए टर्की के रिलेशंस में सबसे बड़े थॉर्न का काम करता है। इसके थ्रू टर्की और रशिया ने भी सीरिया में स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट को इंश्योर किया है। रशिया के लिए ये सीरियन लीडर बशर अल असद की रेजिम को सपोर्ट करता है और टर्की के लिए ये सीरियन कुर्द्स को वीगन करता है। दोस्तों अगर सीरिया की बात करें तो ये 2011 की अरब स्प्रिंग के बाद से ही एक इंटेंस टर्मोइल का शिकार हो रहा है। 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान बशर अल असद ने पॉपुलर अपराइजिंग को बहुत बुरी तरह क्रश किया, जिसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर बहुत से रिबेलियस मिलिटेंट ग्रुप्स ने जन्म लिया और आज भी यहाँ अलग अलग फैक्शन
अलग अलग फॉरेन पावर्स के द्वारा सपोर्ट किए जा रहे हैं। असाद की रेजिम को रशिया, ईरान और प्रो ईरानियन मिलिशिया सपोर्ट करते हैं। इन्हीं की मदद से असाद ने सीरिया के मैक्सिमम हिस्से को कैप्चर कर रखा है। वहीं बचे हुए ओपोनेंट्स कंट्री के नॉर्थ में बेस्ड हैं और यहाँ वो टर्की के मिलिट्री मसल और फाइनेंशियल एड पर डिपेंड करते हैं, यानी ये टर्की के प्रॉक्सी फाइटर हैं। नॉर्थ ईस्ट में कुर्दिश लेड मिलिशियाज यूएसए के सपोर्ट से देश का 1/5 हिस्सा कंट्रोल करते हैं। इसी कारण इस कॉन्फ्लिक्ट में दूर दूर तक किसी रेजोल्यूशन के कोई चांसेस नहीं दिखाई देते हैं। तो जब तक असद की रेजिम किसी पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं होती और फॉरेन फोर्सेस देश से बाहर नहीं निकलते हैं, तब तक ये स्टेलमेट यूं ही बना रहेगा। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट की डायनामिक्स फॉरेन पावर्स को सीरिया में रहने के लिए इंसेंटिवाइज करते हैं। तो जब तक ये उनको रिटर्न्स देता रहेगा, तब तक ये करंट स्टेलमेट भी यूं ही जारी रहेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये क्राइसिस टर्किश सोल्जर्स को फॉरेन कॉम्बैट जोन्स में ढकेल रही है। टर्की को इनकी कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रूप में चुकानी पड़ती है। इससे उनके रिलेशंस यूएसए, यूरोप और अरब पावर्स के साथ स्ट्रेन्ड हो चुके हैं। और तो और यहाँ पर उनको उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए भी वार्न किया जा रहा है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि टर्की आज एक न्यू इंसर्शन की तैयारी में क्यों बैठा है, और ये केवल टर्की अकेला नहीं कर रहा है। इस बीच यदि आपने गौर किया हो तो 28 सितंबर को ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने भी इराक की एरबिल और सुलाइमानिया में मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स को अंजाम दिया था। इसमें लगभग 8 लोगों की डेथ हुई थी और लगभग 32 लोग मारे गए थे। और तो और ईरान में इस समय उनके इतिहास के सबसे बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। यदि इस टॉपिक को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके हमारी रिसेंट वीडियो देख सकते हैं। खैर, ईरान ने इस प्रोटेस्ट का कारण भी कुर्दिश सेपरेटिस्ट को ही बताया है, इसलिए उन्होंने इन फोर्सेस पर एक ब्रूटल क्रैकडाउन लॉन्च किया है। हालांकि इस चीज पर कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि अंकारा और तेहरान इस पर एक कोऑर्डिनेटेड ऑफेंस लॉन्च कर रहे हैं, किंतु उनके बीच के लिंकेजेस को पूरी तरह रूल आउट नहीं किया जा सकता है। माना कि दोनों ही कुर्द्स को सेसेशनिस्ट ग्रुप्स की तरह ट्रीट करते हैं, किंतु यहाँ सवाल ये है कि दोनों आखिर एक साथ ही ये ऑफेंसिव क्यों लॉन्च कर रहे हैं। दोस्तों, उसका जवाब ये है कि आज टर्की और ईरान दोनों ही बहुत टफ फेज से गुजर रहे हैं। टर्की एक सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस की चपेट में है, इसलिए जून 2023 के प्रेसिडेंट इलेक्शंस में एर्दोगान के जीतने के चांसेस बहुत वीक हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इंटरनेशनल फ्रंट पर रशिया यूक्रेन वॉर ने रशिया और वेस्ट दोनों को ही इस रीजन में अट्रैक्ट किया है। ऐसे में रशिया का पुअर सपोर्ट और यूएसए के साथ कांस्टेंट टेंशंस उसके लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। वहीं यदि ईरान की बात करें तो उनके प्रोटेस्ट ने इस्लामिक रिपब्लिक्स की फाउंडेशंस को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है और जल्द ही इसके थमने के कोई चांसेस नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे में कुर्दिश पॉपुलेशंस जो इन दोनों की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज करते हैं, वो इस क्राइसिस के समय में दोनों के लिए सबसे आसान स्पेस गोट बन गए हैं। तो दोस्तों, यदि इस क्राइसिस के बाद कुर्द्स का रिबेलियन बढ़ता है और वो यहाँ अपना सेपरेट स्टेट स्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो इस रीजन के बाकी स्टेट्स में भी ऐसे ही सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स फ्यूल कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो पूरे मिडिल ईस्ट एक नए केओस से घिर सकता है, जो इस रीजन के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक नाइटमेयर साबित होगा। इसलिए तुर्किश और ईरानियन रेजिम्स को चाहिए कि वो रीजनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एक प्रैग्मेटिक अप्रोच अडॉप्ट करें। दोस्तों, आपके हिसाब से ये पूरी क्राइसिस इंडिया को कैसे अफेक्ट करेगी और इंडिया को कौन से स्टेट एक्टर या फिर नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, इसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, टर्की बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट यूरोपियन नेशंस इज नॉट एडमिटेड इनटू द यूनियन, क्रिटिकली एनालाइज द रीजंस बिहाइंड इट। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।